कि रामानंद सागर जी बड़ा परेशान हो रहे थे कि ये बनेगा कैसे शो, क्योंकि वो प्रोड्यूसर जो दूरदर्शन में थे, हाँ, वो जो लंबी क्लियरिंग करने वाले, क्लियरेंस देने वाले लोग थे, खासतौर पे उसमें एक भास्कर घोष जी थे। एक दिन एक व्यक्ति आया, बड़ा सा बड़े डील डॉल वाला, वो मिलने आया कि मुझे नहीं, रामानंद सागर से मिलना है किसी भी तरह। अच्छा भाई, तो रामानंद सागर भी कश्मीर से थे। रामानंद सागर जी बड़े परेशान थे उस समय कि ये सब अड़चने आ रही हैं शूटिंग में और एपिसोड रिकॉर्डिंग में और क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। तो अब उनका इस व्यक्ति से क्या संवाद हुआ ऑफिस में ये तो किसी को याद नहीं, लेकिन जब वो व्यक्ति गया तो रामानंद सागर जी जब बाद में उनके असिस्टेंट वगैरह गए तो रामानंद सागर जी रोते हुए पाए गए, खुशी से रोते हुए पाए गए। दुख का आंसू नहीं थे, खुशी के आंसू थे, हर्षित अश्रु थे। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ और क्या आप रो क्यों रहे हैं सर, सब ठीक है? तो उन्होंने बोला हनुमान जी आए थे मिलने मुझसे। उन्होंने बोला तेरा शो चलेगा, तू चिंता मत कर, तू कथा सुना हमारी। बहुत सारी अड़चने आती रही शूटिंग करने के टाइम पे, लेकिन रामानंद सागर जी हमेशा मानते थे कि उनके ऊपर प्रभु की इच्छा है, उनके ऊपर हनुमान जी की इच्छा है, इसीलिए वो कर पा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि रामचरितमानस जो अगर आप देखें तो तकरीबन वो हनुमान जी के दृष्टिकोण से रामायण की कथा चल रही है। सुंदरकांड क्या है आखिरकार? सुंदरकांड बेसिकली हनुमान की क्षमता, हनुमान की वीरता, हनुमान की बुद्धि, उसके कौशल की कथा है वो। बहुत कम लोगों को ये बात पता है, गुरु गोविंद सिंह जी भी आए हुए दर्शन करने माता वैष्णो देवी के। ये जम्मू के रिकॉर्ड्स में कल्चरल कंटिन्यूटी क्यों नहीं है? और ये कल्चरल कंटिन्यूटी ऐसी है जो भुलाई गई है, जिसको दबाया गया है जान के, मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि हमें सबको अलग अलग दिखाना है। नमस्ते रोहित जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया मयंक, आप सुनाओ। बस सर बढ़िया सर। आधा पॉडकास्ट तो हमने ऐसे ही निपटा दिया। आधा पॉडकास्ट तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब हम बात क्या करेंगे। अरे नहीं, बात करने को तो बहुत कुछ होता है। आप मेरे तो घर वाले मेरे से इसीलिए परेशान है, मैं बोलता बहुत हूँ इट सीम्स, बट या आई मीन ऑलवेज अ प्लेजर यहाँ लोगों से मिलना, बात करना। मुझे लगता है आप जैसे लोग जब इनिशिएटिव लेते हो तो मतलब कोशिश है एक इकोसिस्टम, एक नैरेटिव बिल्ड करने की, जिसमें मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ, मैं मानता हूँ। बहुत बड़ा। अरे बहुत बड़ा तो क्या ही, छोटे सी हमसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मुझे ये समझिए। हाँ, ये है कि कोशिश ये रहती है कुछ ऐसी बात बोली जाए जिसको लोगों ने कम सुना हो, जिसका महत्व बहुत ज़्यादा हो। महत्व पे हमारा फोकस बहुत रहता है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। एक्चुअली आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियोज़ फॉर क्वाइट अ वाइल नाउ, स्पेशली आर्यन भाई के साथ जो आपने वार्तालाप करी है, दैट हैज़ रियली लाइक इनलाइटन मी एंड लॉट ऑफ अदर पीपल रियली। तो एक तो सबसे बड़ी फैक्टर ये है कि यार एक बंदा जिसको पॉलिटिक्स भी पता है, ठीक है, पॉलिटिक्स पता है, फिर कल्चरली जितना भी अपना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न नहीं बट जितने भी नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स हैं, इसके बारे में इतनी नॉलेज है, कल्चरली अवेयर है, काम भी कर रहा है साथ में। तो सबसे पहले तो यार ये टाइम निकालते कैसे हो? टाइम निकल गया। और ये शुरुआत कब से हुई है? इस पूरे कैसे इग्नाइट हुआ ये कीड़ा आपके अंदर का? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो पढ़ने का शौक तो मुझे खैर बचपन से था समहाउ, मतलब और कुछ मुझसे होता नहीं तो मैं पढ़ लेता था। खेलने कूदने में मेरी मतलब लिमिटेशंस थी तो मतलब, और शुरू से कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये रहा है कि अगर आप उसमें एक्सेल नहीं कर सकते तो आप उसको छोड़ ही दो। तो वो एक टेंडेंसी की वजह से पढ़ने में ज़्यादा रुचि रही। स्कूल में भी ठीक था, और लेकिन स्कूल के अलावा पढ़ने का बहुत शौक था मुझे अभी भी याद है, मैं 9th क्लास में था, 9वीं कक्षा में, और तब मैंने पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ पढ़ी थी, वो भी हिंदी में। अंग्रेजी तर्जुमा नहीं था, हिंदी का तर्जुमा था बांग्ला से, और वो काफ़ी पुरानी पुस्तक थी हमारी लाइब्रेरी में। और थोड़ा मुझे इसलिए भी बाद में आज सोच के थोड़ा चंबा होता है कि वो किताब वहाँ थी, क्योंकि मेरा स्कूल था एक मिशनरी स्कूल था। तो मिशनरी स्कूल में आनंद मठ जैसी किताब, जिसमें कि माँ भारती को दुर्गा की तरह पूजा गया है, शक्ति के रूप में पूजा गया है। खैर बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि इसी से प्रभावित होके ही मातृ मंदिर नाम का पैम्फलेट श्री अरविंदो घोष ने लिखा था अलीपुर बॉम्बिंग केस में, जो एक इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस के तौर पे प्रस्तुत किया गया था उस टाइम पे। रियली? हाँ, तो अगर आपने कभी मातृ मंदिर पैम्फलेट पढ़ा हो तो मातृ मंदिर पैम्फलेट में वो बार बार वो शक्ति की बात करते हैं और माँ भारती को शक्ति के रूप में दिखाते हैं कि हमें शक्ति को जागृत करना है।
ये शक्ति क्षीण इसलिए हुई है क्योंकि जो इस शक्ति के भक्त हैं वो भूल गए अपनी क्षमता को और अपने अस्तित्व को भूल गए हैं। तो बरिंद्रनाथ घोष, अरविंदो के भाई थे, अरविंदो स्वयं, और ऐसे 3-4 और लोग थे जो अलीपुर बॉम्बिंग केस जो बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पे, अनुशीलन समिति जो उनकी संस्था थी उसके सदस्य थे। और कई लोगों का ये भी मानना है कि अनुशीलन समिति के लाइंस पर ही आरएसएस का गठन हुआ था एक्चुअली। तो बहुत सारी जो डेली रूटीन प्रैक्टिसेस हैं या उद्घोष की बातें हैं या जैसे लाठी के साथ जो वो व्यायाम करते हैं, ये सब अनुशीलन समिति की दिनचर्या का हिस्सा होते थे। और जो उनके क्लब के मेंबर होते थे उनका एक वो क्या बोलते हैं, उनका रूटीन होता था, प्रैक्टिसेस होती थी उनकी। इनफैक्ट इसके बारे में तो आप तब भी सीखते हो, जानते हो कि ये 1930 तक किसी न किसी रूप में अनुशीलन समिति थी, क्योंकि सुरजो सेन करके जो बहुत फेमस क्रांतिकारी थे जिन्होंने चिटागोंग आर्मरी रेड लीड करी थी और चिटागोंग को 78 दिनों के लिए स्वतंत्र घोषित कर दिया था, स्वतंत्र भारत के रूप में और उसकी राजधानी के रूप में, थ्रू अ सीरीज ऑफ रेड्स लेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स that were studying under Master Da. Ballsy students. It's a very sad thing कि 2 पिक्चरें बनी लेकिन दोनों पिक्चरों का ज्यादा कुछ हो नहीं सका। हाँ, ये जो एक अपना OTT पे भी आई थी ना, एक तो चिटागोंग नाम की पिक्चर थी अरविंदो स्वाइन की, जो मनोज बाजपेयी जिसमें सुरजो सेन का रोल प्ले कर रहे थे, और बहुत ही मार्मिक पिक्चर बनाई थी, लेकिन उसमें वीर रस से ज्यादा वेदना का रस था। और एक थी खेले हम जी जान से जो आशुतोष गवारीकर ने बनाई थी अभिषेक सेन के साथ, और वो बहुत ही कैसे बोले दुखद प्रयास था वो, क्योंकि उसमें मतलब कैरेक्टर प्ले के करने के चक्कर में सबके जो डिक्शन थे बहुत ही खराब थे। खैर लंबा कहानी हो रही है। हाँ, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। अभी इस पे आ गए हैं तो इसको पूरा इसका छंदे विच्छेद कर ही देते हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको कि सी देयर इज नो डर्थ ऑफ stories in India, right? Especially when you talk about such stories that you were mentioning, right? इसमें ये लोग इंटेंट तो दिखाते हैं पर इतनी बुरी तरह पिट क्यों जाते हैं? ये इंटेंट होता है, इज इट बिकॉज दे वांट टू कैश इन ऑन सर्टेन सेंटिमेंट्स, और फिर बनाते उसलिए हैं, बट देन अपना एलिमेंट छोड़ के जाना होता ही है इनको? क्योंकि ये लोग बनाते तो हैं कि हाँ भाई हम इस पे बना रहे हैं पिक्चर, उस पे बना रहे हैं पिक्चर, आप लोगों को इस तरह की पिक्चरें चाहिए तो इस तरह की पिक्चरें ले लो, बट जो बनती हैं तो बहुत ही वाहियात किस्म की होती हैं। ऐसा क्यों है? हाल ही फिलहाल में जो आदि पुरुष आई है, हम उसी के संदर्भ में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका प्रश्न बहुत प्रासंगिक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आदि पुरुष की समस्या सबसे बड़ी ये है कि आदि पुरुष के जो माता निर्देशक हैं, ये मेरा मानना है, मेरी अपना मंतव्य है कि नियत नहीं थी। जब की नियत नहीं होती, जब आपके अंदर भाव नहीं होता, तो आप कितनी भी टेक्निकली अच्छी पिक्चर बना लें, भाव की कमी की वजह से वो पिक्चर नहीं दम रख पाती है, दमखम नहीं होता फिर उसमें। रामानंद सागर जी का जो रामायण का जो शो था वो इसीलिए लोगों को आज भी याद है, क्योंकि टेक्निकली बहुत वीक शो था। वैसे अगर आप सोचें उस समय के हिसाब से भी जो VFX थे बहुत ही घटिया किस्म के थे, और लोग तो अभी मजाक उड़ाते हैं कि उसमें पूरे एपिसोड में एक तीर बस इधर से स्क्रीन के इस कोने से इस कोने तक ही चल रहा होता था। वो बहुत बोरिंग हो जाएगा आज के हिसाब से, लेकिन लोगों को क्यों याद है वो, और इतना जब दोबारा टीवी पे लाया गया तो लोगों ने इतने चाव से क्यों देखा? क्योंकि वो भाव था उसमें, एक भक्ति का भाव था उसमें। अब उसकी एक बड़ी अच्छी कहानी है। अगर आपने रामानंद सागर की बायोग्राफी पढ़ी हो, जो उनके पुत्र ने अभी हाल ही में रिलीज भी करी थी लिख के, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा किस्सा बताया था कि एक बार ये रामानंद सागर जी बड़ा परेशान हो रहे थे कि ये बनेगा कैसे शो, क्योंकि वो प्रोड्यूसर जो दूरदर्शन में थे, हाँ, वो जो क्लियरिंग करने वाले, क्लियरेंस देने वाले लोग थे, खासतौर पे उसमें एक भास्कर घोष जी थे, जो एक मैम के पिताजी भी हैं, और वो बार बार अड़चन डाल रहे थे। अब ये मतलब उनके पुत्र ने, प्रेम सागर ने कथा लिखी हुई है कि एक दिन एक व्यक्ति आया, बड़े डील डॉल वाला, वो मिलने आया कि मुझे नहीं रामानंद सागर से मिलना है किसी भी तरह। अच्छा भाई, तो रामानंद सागर भी कश्मीर से थे, लोगों को ये बात पता नहीं है। बिल्कुल। उनका असली नाम चंद्रमौली चोपड़ा था इनफैक्ट, और विधु विनोद चोपड़ा उनके सौतेले भाई हैं, हाफ ब्रदर बेसिकली। But these are not Kashmiris, right? They are from Pakistan. Practically कश्मीरी ही थे, क्योंकि ये लोग कश्मीरी ही बोलते थे घर पे, खान पान भी इनका कश्मीरी ही हो गया। हाँ, वो तो फैक्ट है। वो विधु विनोद चोपड़ा को हमसे अच्छी कश्मीरी बोलनी आती है आज की डेट में। और इवन रामानंद सागर बहुत अच्छी बोलते थे। तो खैर,
तो रामानंद सागर जी बड़े परेशान थे उस समय कि ये सब अड़चने आ रही हैं शूटिंग में और एपिसोड रिकॉर्डिंग में और क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। तो अब उनका इस व्यक्ति से क्या संवाद हुआ ऑफिस में ये तो किसी को याद नहीं, लेकिन जब वो व्यक्ति गया तो रामानंद सागर जी जब बाद में उनके असिस्टेंट वगैरह गए तो रामानंद सागर जी रोते हुए पाए गए, खुशी से रोते हुए पाए गए। दुख का आंसू नहीं थे, खुशी के आंसू थे, हर्षित अश्रु थे। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ और क्या आप रो क्यों रहे हैं सर, सब ठीक है? तो उन्होंने बोला हनुमान जी आए थे मिलने मुझसे। उन्होंने बोला तेरा शो चलेगा, तू चिंता मत कर, तू कथा सुना हमारी। अच्छा, अब ये बड़ी मजे की बात है कि उन्होंने रामचरितमानस पर ही आधारित करी थी। पूरा जो अपना सीरीज थी वो रामचरितमानस पे थी, सिर्फ उत्तर रामायण का जो हिस्सा था वो वाल्मीकि रामायण से उन्होंने लिया था। क्योंकि रामचरितमानस जिनको आई थिंक देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट कि उन्होंने वो इनिशियली ही डिडंट इंटेंड टू मेक दैट पार्ट, बिल्कुल, बट वो फिर फोर्सफुली बिकॉज पीपल सेंटिमेंट ये था कि यार तुम ये क्यों छोड़ रहे हो, ये भी बनाओ। बिल्कुल, क्योंकि वाल्मीकि रामायण की कथा सबको ध्यान है, लेकिन जब पढ़ते हैं जो मानस में जो मतलब जो प्रचलित है खासतौर पे उत्तर भारत में और अपना उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी ये अपना ईस्टर्न पार्ट्स में वो रामचरितमानस ही चलती है। वो वाल्मीकि रामायण का प्रसंग कम आता है। खैर, जितने भी रामायण के संस्करण लिखे गए हैं आज तक, चाहे वो कृतिबाश ने लिखे हों, चाहे वो कंबन ने लिखे हों, या इवन अगर आपने जैसे थाईलैंड की रामायण पढ़ी हो जिसे रामाकीन बोलते हैं, या आपने इंडोनेशिया के रामायण का आपने देखा हो, पुत्रा श्री रामा जो मलेशिया में कही जाती है, सब में ये जो सीता का पुनः वनवास होता है इसका प्रसंग तो आता ही आता है। तो ये इससे एक बात ये भी होती है कि इसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन तो रही है ओवर द सेंचुरीज। खैर, तो बहुत सारी अड़चने आती रही शूटिंग करने के टाइम पे, लेकिन रामानंद सागर जी हमेशा मानते थे कि उनके ऊपर प्रभु की इच्छा है, उनके ऊपर हनुमान जी की इच्छा है, इसीलिए वो कर पा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि रामचरितमानस जो अगर आप देखें तो तकरीबन वो हनुमान जी के दृष्टिकोण से रामायण की कथा चल रही है। कभी आप ध्यान से सोचें उसके बारे में। सुंदरकांड क्या है आखिरकार? सुंदरकांड बेसिकली हनुमान की क्षमता, हनुमान की वीरता, हनुमान के बुद्धि, उसके कौशल की कथा है वो। तो उसमें हनुमान का रोल इतना ज्यादा है कंपेयर टू वाल्मीकि रामायण। कभी किसी ने शायद अगर ये तुलना करी हो तो वो समझेगा। खैर, उसके पीछे बहुत लंबी कहानी अपने में चली जाती है, बट रामानंद सागर जी हमेशा मानते थे कि उनको सपोर्ट था। एक कथा अभी आजकल बहुत प्रचलित हो रही है, वो जो किताब में भी मेंशन्ड है, कि एक उनको बाल कांड का एक प्रसंग उनको शूट करना था, जिसमें कि काकभुशुंडी नाम के एक संत जो थे, जो मूलतः कौवे थे, वो राम जी के दर्शन करने आते हैं और राम जी उनके साथ खेल रहे होते हैं। तो अब वो सोचे कि कौवा कैसे करें, हम क्या करें, वीएफएक्स लगाएं, क्या करें, किसी को बना के बिठाएं। तो एकदम से एक कौवा था बार बार ना खड़े होकर पेड़ पे, जहाँ पे शूटिंग होती थी महाराष्ट्र के किसी क्षेत्र में, ग्रामीण देहात क्षेत्र में होती थी शूटिंग, तो बहुत जोर से शोर मचाया जाए, काएं। तो पता नहीं क्या हुआ, रामानंद सागर जी एकदम से ना कौवे की तरफ देखे बोले काकभुशुंडी महाराज बहुत अच्छा हुआ, आप आ गए, आप आइए, आप मेरा ये सीन सार्थक करिए। और कसम से अगर आपने वो सीन देखा हो ना तो ऐसा लगता है कौवा सच्ची में बच्चे के साथ खेल रहे। तो मतलब ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग थी, मतलब वो मानते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप आस्थावान हैं तो आपको लगेगा कि डिवाइन ब्लेसिंग थी इस शो के पीछे। ऐसी महाभारत का भी केस था, चाहे वो बनते बन गया, जैसे नीतीश भारद्वाज और इवन जो जिन्होंने अर्जुन का रोल प्ले किया, जिन्होंने भीम का रोल प्ले किया, वो सब मानते थे कि अब वो नहीं बन सकता, कि वो बस बन गया किसी तरह, पर उसमें भाव था। अगर आपका भाव और नियत आपकी सही हो तो शो में दम आता है, कथा में दम आता है, आपकी कथा के कहने के तरीके में कुछ जान आती है। अब अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो हमारे जितने बॉलीवुड के लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो आस्थावान नहीं हो सकते, लेकिन नियत सही नहीं है। रिसर्च नहीं किया शायद ठीक रिसर्च अगर करा भी हो, चलिए मैं ये भी एक क्षण के लिए मान सकता हूं कि आप हनुमान जी को दास और भक्त के रूप में दिखाना चाहते हैं और प्रभु भगवान ईश्वर के रूप में नहीं दिखाना चाहते, या भगवान के रूप में नहीं दिखाना चाहते, लेकिन वो दास भक्त भाव है कहां? ट्रेलर में अगर आप इस तरह की अभद्र भाषा दिखा रहे हैं। अच्छा, इस पे मेरे को बहुत आपत्ति हुई थी कि वो इस तरह के डायलॉग उनके मुख से बुलवा रहे हैं। हनुमान जी का प्रसंग रामचरितमानस हो, कंब रामायण हो, कृतिबाश रामायण हो जो बंगाली में लिखी गई है, उत्तर रामायण हो, आनंद रामायण हो, वाल्मीकि तो है ही है, रामचरितमानस में भी हो, हनुमान जी से बड़ा प्रकांड विद्वान उस समय का शायद सिर्फ और सिर्फ रावण था।
ये बात बहुत लोग भूल जाते हैं। जब पहली बार हनुमान जी श्री राम से मिलते हैं तो किस भेष में मिलते हैं? विप्र के भेष में मिलते हैं, और वो इतनी क्लिष्ट संस्कृत बोल रहे होते हैं कि श्री राम को भी समझ नहीं आ रही होती क्या बोल रहे हैं, इतनी वेग से बोल रहे होते संस्कृत। तो आपने ऐसे व्यक्ति को जो अपनी विद्वता के लिए पग पग पर पहचाना गया है इतिहास में, उसको आप ऐसे तेल तेरे बाप का जैसे बातें बुलवा रहे, तो बहुत ही अभद्र लगता है। और ये लोग आपत्ति ना ले ऐसी अपेक्षा रखना तो मूर्खता ही। तो इसलिए भी भाव की कमी तो बहुत बड़ी थी ही थी। और अब मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। अगर आपने कभी तेलुगु पिक्चरें देखी हो, मैं मानता हूं तेलुगु पिक्चरों में अभी भी भक्ति भाव जब आप दिखाते हैं तो वो भक्ति भाव आपसे संपर्क करता है। एक पिक्चर आई थी नागार्जुन की कुछ साल पहले, ओम नमो वेंकटेशाय करके, जिसने वो देखी है, वो एस्थेटिक्स तो उसके बहुत ही सुंदर है। मतलब जो उसके वो जो कलर स्कीम्स हैं, उसमें श्री वेंकटेश भगवान और एक उनके भक्त थे हाथीराम बाबा जी, उनकी कहानी है, हाथीराम बाबा जी की कहानी है, कैसे वेंकटेश भगवान उनसे संपर्क में आए और कैसे वो मतलब इतने बड़े संत हो गए। तिरुपति को कलयुग का वैकुंठ समझाने वाले हाथीराम ही जी थे, जो इंटरेस्टिंगली ऊना के एक क्षेत्र से माने जाते हैं आए थे, ऊना जो आज हिमाचल में है। खैर, तो उसमें आप देखते हैं ना, आपको भाव दिखता है उसमें। नागार्जुना का जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको भक्ति भाव दिखता है। और टेक्निकली तो खैर अब तक तो पिक्चरें बहुत बेहतर हो गई हैं, बट जब आप संगीत भी सुनते हैं आपको आपके अंदर भक्ति भाव जागता है, चाहे आपको उसके बोल ना समझ आ रहे हो, लेकिन अगर आपके अंदर ये भाव जाग पा रहा है, ये असली सक्सेस है पिक्चर की। अगर आप इस तरह की थीम से बनाना चाहते हैं, ये जब आपका वो इंटेंशन ही नहीं है, तो या तो आप सिर्फ, पहली बात तो मुझे पहले ही शक हो गया था पर किसी ने बोला नहीं कि ये सिर्फ ये लंका कांड पे युद्ध के आसपास ये पिक्चर बनाई जाएगी। वीर रस दिखाना है, मैं भी मानता हूँ वीर रस दिखाना है, लेकिन आपको फिर ये सब डालने की क्या जरूरत थी कि आपको शुरू से कहानी दिखा रहे हैं जबरदस्ती। फिर आप सिर्फ वीर रस पे फोकस कीजिए ना। जो अरण्य कांड था जिसमें कि आप के हमारे जो प्रभु श्री राम हैं वो सहस्रों असुरों, राक्षसों, दैत्यों का संहार करे जा रहे हैं वन में रह के। ये लोग भूल जाते हैं कि वन में वनवास नहीं कर रहे थे। असल में जो दैवी कार्य था वो ये था कि जितने असुर, दैत्य, राक्षस थे जिन्होंने वनों में उत्पाद मचा रखा था, उनका संहार करना था श्री राम को। तो उनकी दिव्यता का प्रमाण तो असल में वो है। तो आप उनको अगर वीर रस में ही दिखाना चाहते तो आपने वहीं से कथा क्यों नहीं आरंभ करी? फिर वो सवाल उठता है ना। फिर आप ये जबरदस्ती कि वो वनवास में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। If somebody does the rudimentary level वो तो स्पष्ट research, you can't expect them to have that. और मुझे इस बात का भी बड़ा दुख है क्योंकि जो इसके निर्देशक हैं पिक्चर के, जो कथाकार के साथ काम किए हैं, ओम राउत जी, वो महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र में रामायण की परंपरा तो बहुत पुरानी है। आपके जो रामदास समर्थ स्वामी जी जो थे, जो स्वयं शिवाजी महाराज के गुरु कहे गए हैं, वो स्वयं रामानंदी थे, रामानंदी संप्रदाय के थे। उनके लिखे हुए हनुमान स्तोत्र तो आज भी बोले जाते हैं महाराष्ट्र में। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? नहीं, इंटेंट ही नहीं है ना। दैट इज एग्जैक्टली, इंटेंट था ही, नियत ही नहीं थी। तो बड़े ही इसीलिए मुझे बॉलीवुड में कोई भी इन विषयों पर कोई पिक्चर आती तो मैं तो शक की सुई चल पड़ती कि मैं नहीं देख सकता ये पिक्चर, और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। शायद सुधर जाए, कोशिश तो करती रहनी चाहिए। अब कई लोगों का एक तर्क भी था कि अगर ऐसी पिक्चरें हम प्रमोट करेंगे तो शायद और अच्छी पिक्चरें कल को आए। बट ऑडियंस है ना, अभी आज की डेट में ऑडियंस ना कचरा नहीं झेलेगी, ये तो बहुत स्पष्ट होता जा रहा है। चाहे वो भद्दापन हो पिक्चरों में या फिर वो बुरी भाषा का प्रयोग हो, अब ये पिक्चरें नहीं चल सकती, ये तो स्पष्ट होता जा रहा है। पृथ्वीराज चौहान जैसी एक पिक्चर बनाने की कोशिश की थी जिसमें कि आप एकदम एक नॉन एक्टर के साथ लीड रोल लेके मूवी बना रहे हैं और उसमें भी बहुत सारी ऐतिहासिक त्रुटियां थी, तो नहीं चल पाई ना वो पिक्चर। खैर, मेरा मानना है शायद चीजें बदल जाएं, शायद या तो ऑडियंस फिर ऐसी पिक्चर स्वीकार करना शुरू कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यस, ज्यादा उम्मीद ना रखे, बस मैं तो ये कहता हूं। बिल्कुल ठीक है सर। अरे हम मेन मुद्दे से तो भटक ही गए। मेन मुद्दा हमारा जो था वो ये था कि इतना ज्ञान जो आपने समेटा है, और स्पेशली सबसे बढ़िया और रिफ्रेशिंग, लाइक इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर रियली, क्योंकि कोई बंदा जिसको इतना इन डेप्थ नॉलेज है जम्मू और हिमाचल की हिस्ट्री का, नॉट जस्ट द हिस्ट्री इटसेल्फ बट द कनेक्शन दैट दीज टू
states share, that is immense. I mean, that just blew my mind right away from the get go. और उसके बाद से तो भैया मैं देख ही रहा हूँ आपकी वीडियोस, ठीक है. तो इसके बारे में बताइए. ये हिमाचल, जम्मू, पंजाब का थोड़ा सा बेल्ट उसमें और आ जाएगा, थोड़ा सा मे बी इवन साउथ सदर्न पार्ट ऑफ कश्मीर, और वो अपना भाइयों ने जो ले लिया है वो वाला इलाका. इस पूरे इलाके का क्या रिलीजियस तो चलो रहता ही है, बट हिस्टोरिकली क्या इनका कनेक्शन है, थोड़ा विस्तार स्वरूप बताइए हमको. देखिए मयंक, हमारे यहाँ इतिहास जो है और जो हमारा जो वर्तमान भी है और हमारा जो धर्म भी है, सब आपस में जुड़ा हुआ है. ये बात हम लोग अगर स्वीकारना शुरू करें तो ही हम जो आज के समय में इस सारे क्षेत्र में समस्याएं हैं ना, उसको सही से समझ पाएंगे और सुलझा पाएंगे. हम लोग ये बोलने में हिचकिचाते हैं कि जो वेद हैं वो पंजाब की भूमि पे लिखे गए थे, पंचनद में लिखे गए. और सरस्वती कौन सा क्षेत्र था? सरस्वती का जो क्षेत्र है पंजाब हरियाणा, प्रॉपर हरियाणा जिसे मैं बोलूंगा, जो पंजाब के साथ लगता है, सिंधु से लेकर सरस्वती तक, इस बेल्ट में बेसिकली एक तरह से समझिए हमारे वेदों का जो श्रुति है उसको पहली बारी उतारा गया, अक्षरित किया गया, इंकित किया गया. सारस्वत ब्राह्मण कहां से चले? सरस्वती के सूखने विनाशन के बाद, जिसे कहा जाता है महाभारत में विनाशन पर्व का जो कथा आती है, जिसमें सरस्वती के सूखने की बात मेंशन है प्रॉपर. तो वो आई थिंक ये जो सारस्वत ब्राह्मण कहाँ गए सबको पता है. कश्मीर भी गए, वो गोवा भी गए, कोंकण में गए, वो बंगाल भी गए भाई, बंगाल भी गए, और पंजाब में आज भी दिखते हैं. इतिहास जो है इसी से साक्ष्य हो जाता है कि कितना कनेक्टेड है, कि एक गोत्र कहने को आपको चारों दिशाओं में दिख रहा है इस समय. कुछ सारस्वत तो आपके पश्चिम में है, कुछ पूर्व में है, दक्षिण में कर्नाटक तक गए हुए हैं, है ना. तमिलनाडु में भी सारस्वत दिखते हैं जो आपस में फिर ओवर द सेंचुरी सेटल्ड हुए और वो सब. और इस क्षेत्र में फिर आप उसके बाद अगर आप जनपद काल की बात करते हैं, खासतौर पे जो षोडश जनपद जो होते हैं, 16 रिपब्लिक्स इनकी हम बात करते हैं, हिस्ट्री जो बुद्धिस्ट टाइम में भी बहुत मेंशन होता है. 2 जनपद इस स्थान में विशेष बहुत महत्व रखते हैं. एक तो है मध्य प्रदेश, जो जम्मू और हिमाचल और पंजाब को बहुत इन्फ्लुएंस किया साथ साथ. दूसरा सेम बेल्ट में त्रिगर्त के नाम से आता है. त्रिगर्त जो ये आपका जलंधर, कांगड़ा, ये सारी जो बेल्ट है, तो सोचिए दोनों के बीच में सारा क्षेत्र है. इतिहास सिमिलर है. एक आपका जो वाहिक प्रदेश वगैरह जो आपके ऊपर आते हैं, तक्षशिला वगैरह जो आते हैं, ये सब कंटिन्यूटी थे ना. और अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना शुरू करें, स्पेशली मौर्य काल की हिस्ट्री पढ़ना शुरू करें, दी सेंस ऑफ आइडेंटिटी इज वेरी स्ट्रांग, कि हम एक हैं, चाहे हम अलग अलग थोड़ा भी भाषा ऊपर नीचे कर रहे हैं या हमारे पहनावे में कुछ फर्क है, हम लोग एक हैं. अगर आप चाणक्य की कथाएं सुनते हैं, आप पढ़ते हैं, आप ऐतिहासिक चाणक्य के बारे में भी पढ़ें अगर आप, और ऐतिहासिक चंद्रगुप्त के बारे में भी पढ़ें. चंद्रगुप्त मौर्य था कहां से विषय मूलतः? वो बिहार नेपाल सीमा जो आज की है उस क्षेत्र से था. उसको क्या फर्क पड़ रहा था अगर वो अलेक्जेंडर वहां पे बैठा हुआ है? सोचने वाली बात है ना. लोग इस बात को समझते नहीं ना कि भारत की एकता की बात तो वहां से शुरू होती है, लेकिन इस क्षेत्र की जो हिस्ट्री है वो क्यों इतनी इंटरकनेक्टेड है? इसलिए जैसे एक स्टेप, फिर 1.5 स्टेप, फिर 2 स्टेप, पर एक रह रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस. ये आप जब इसको लिंक करते हैं, अब आप आज के संदर्भ में देखिए, सिमिलर चीजें चल रही हैं और कैसे एंशिएंट हिस्ट्री से भी कनेक्ट होता है. कांगड़ा जो क्षेत्र है वेरी क्लोज टू द पंजाब बॉर्डर, जैसे बोलूंगा, एक जगह काठगढ़ करके. अब काठगढ़ में ना एक शिव जी का मंदिर है. आप कश्मीरी पंडित हैं, ब्राह्मण है, तो आप तो शिव जी के तुम परम भक्त हैं ही. बिल्कुल है ना. हम भी अपने आप को शिव भक्ति मानते हैं, समझिए. खैर नक्षत्र के अनुसार तो भैरव तो मेरे नक्षत्रों से मेरे इष्ट. भैरव जी इज एक्चुअली इन्वोकिंग हिमसेल्फ. बिल्कुल. आई थिंक देयर इज सम, हाँ, भैरव तो हो रहा है इंडिया में. भैरवों की शक्ति उठ रही है वापस. उठ रही है. खैर, तो काठगढ़ में एक शिवलिंग है जो मतलब 2 ऐसे समझिए, 2 ऐसे चट्टाने जैसे एक साथ लगी हुई है. शिव पार्वती दोनों का मतलब अर्धनारीश्वर शिवलिंग माना जाता है. और उसमें बीच में जैसे ना गैप है, और उसकी कथा बड़ी मजेदार है. अब ये कहा जाता है कि सिकंदर आया था जब भारत में, तो सिकंदर ने
बोला ये क्या तुम ये पत्थरों को पूज रहे हो, ये सब मजाक उड़ाने की कोशिश करी। और सिकंदर के आदमियों ने उस शिवलिंग पे हमला मतलब आघात किया और शिवलिंग खुला और शिवलिंग के अंदर से हजारों हजारों कीड़े निकले जिन्होंने सिकंदर की सेना पे हमला कर दिया और उसको मजबूर किया वहां से भागने के लिए सिकंदर के साथ। अब ये तो खैर किंवदंती है, लेकिन इट्स अ नोन फैक्ट कि एक ट्राइब होता था उस जगह पे खासा करके, जो अब आपको थोड़ा नॉर्थ में हिल्स में माना जाता है, ज्यादा उसके मूल लोग हैं। अलेक्जेंडर के रिकॉर्ड में मेंशन्ड है कि वहां पे उसको बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस मिली थी इस बेल्ट में। पोरस के अलावा वो उसको क्रॉस क्यों नहीं किया उसने नदी को, अब ये तो बहुत डिबेट की बात है, लेकिन जो रिकॉर्ड्स पे मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ कि ही डिड फेस अ लॉट ऑफ स्टिफ रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट, राइट। तो इसकी एग्जिस्टेंस तो उतनी पुरानी है इस जगह की। आज भी इनफैक्ट पठानकोट में एक जगह है जहां पे उसका नाम ही इस जगह, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, पर उसका नाम का मतलब ये यहाँ पे सिकंदर का घोड़ा दफन किया था। तो ऐतिहासिक सेंस उस समय से अभी तक चली आ रही है। आप ये सोचिए कि आप सिकंदर से उसको जोड़ पा रहे हैं वापस। खैर कल्चरली अब बात करें, कल्चर के सेंस में ये जो बेल्ट है ना, ये मैं मानता हूं इट वाज अ रिफ्यूज बेल्ट। जो गंगा इंडस प्लेन्स के जो कल्चर था, जब उसके ऊपर आघात हुआ, या जैसे जो कश्मीर में जो आघात हुए, तो वो जो सांस्कृतिक विरासत उस समय की जो थी, वो सारी इन जगहों पे आके उसने आश्रय पाया। अब मैं आपको पंजाब से तो मैं कहता हूँ लोगों को कि खासतौर पे अगर आप जैसे रजवाड़ों, आप ये कह रहे हो कि कश्मीर में जब इन्वेजन हुए और जो इवन जो प्लेन्स में चल रहे थे, हाँ, तो दोनों तरफ से लोग आए, तो ये दोनों तरफ से संस्कृतियां आई और मर्ज हुए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, हाँ, तो इन सब का फिर ये हिमाचल, पंजाब के हिल्स, हरियाणा के हिल्स और जम्मू बेल्ट, इवन उत्तराखंड में कुछ हद तक बालूंगा स्पेशली, ये सारी संस्कृति एक तरह से वहां पे आज मेरा सिमुलेट हुई है। और ये जो नॉर्थ इंडिया का, जैसे कश्मीर से लेके मध्य प्रदेश के उत्तर तक, जिसे मैं बोलूंगा नॉर्थ इंडिया, उसकी राजस्थान को छोड़ दीजिए, राजस्थान तो बचा हुआ है काफी हद तक, ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान खास तौर पे, तो वो जो उसकी सांस्कृतिक विरासत है ना, वो उसका असली जो मतलब उत्तराधिकारी है वो ये क्षेत्र है। मैं आपको दो एग्जांपल बड़े अच्छे देता हूँ। मैं आपको बता भी रहा था, मंडी को छोटी काशी बोला जाता है, राइट, हाँ, क्योंकि वो शिव पूजा का, वहां की शिवरात्रि बहुत मशहूर है। वैसे कभी मौका मिले तो जरूर अटेंड करिएगा। लेकिन आप ये हैरान होंगे कि जो शैव सिद्धांत और जो अपना ये त्रिका फिलॉसफी जो शैविज्म की बड़ी फेमस है, उसमें जो स्पेशली जो लिटर्जिक प्रैक्टिसेस हैं, या जिन तरह के देवताओं की, या जिन तरह के भैरवों की भी पूजा की जाती है, मंडी में आपको आज भी दिखती है। जो कश्मीर की ब्रॉन्ज ब्रास की जो मूर्ति शैली की जो कला थी, वो चंबा में बची। कश्मीर में तो कब की लुप्त हो चुकी है, लेकिन वो चंबा में आज भी दिखने को मिलती है। मतलब हूबहू नकल लगती है वो आज भी। अच्छा, बिलासपुर के क्षेत्र में, जो हिमाचल का जो सदर्न जो नीचे बेल्ट पड़ता है, जो पंजाब हरियाणा दोनों को टच करता है और उत्तराखंड से भी टच करता है, वहां पे इंद्र पूजा आज भी होती है एक तरह से। इंद्र ध्वज का कॉन्सेप्ट, इंद्र देवता की, इंद्र का ध्वज लगाने की परंपरा आज भी है। लोग मानते हैं कि अगर हम ये ध्वज लगाएंगे तो बारिश अच्छी होगी। अब ये इंद्र यात्रा का कहां आपको और दिखता है आज की तारीख में? सिर्फ नेपाल में इंद्र यात्रा का एक वो रह गया। तो ऐंद्रम जिसे बोलते थे वैदिक संस्कृति में, उसकी भी परंपरा आपको दिख रही है, क्योंकि उस तरह के जो वैदिक प्रैक्टिशनर्स जिसे बोलूंगा मैं, वो थोड़े बहुत इस क्षेत्र में चले गए। अच्छा, और हिस्टोरिकल सेंस में बात करते हैं तो ये सारे क्षेत्र के लोग आपस में इंटरकनेक्टेड रहे हैं, तो बोली में इतना फर्क आपको दिखता नहीं है। पंजाबी, डोगरी, पहाड़ी म्यूचुअली इंटेलिजिबल है, अलग भाषाएं हैं लेकिन म्यूचुअली इंटेलिजिबल है। आप इनकी लिपियां देख लीजिए, इवन कश्मीरी की लिपि मैं बोलता हूं, जो मूल लिपि है, शारदा लिपि, उस पर अभी हम थोड़ा और बोलेंगे बाद में, लेकिन जो मूल शारदा लिपि है, आप गुरुमुखी देखिए, आप टाकरी देखिए। टाकरी के भी बहुत मतलब वेरिएशंस हैं, मंडियाली, चंबियाली, कांगड़ी, सिरमौरी, और अपना ये इधर ये जो डोगरी टाकरी जिसे बोलते हैं, या फिर आप इस तरफ की भी टाकरी की लिपियां देखें जो उत्तराखंड में लिखी जाती हैं। उनमें आप आपस में ज्यादा भेद नहीं कर पाएंगे अगर आप
मतलब उतने प्रवीण ना हो समझने में क्योंकि लिपि। आई थिंक ये फैक्ट तो है, क्योंकि पंजाबी, डोगरी एंड फॉर दैट मैटर हिमाचल में भी जो हिमाचली कांगड़ी बोली खास है, विशेष कांगड़ी, तौर हाँ पे, कांगड़ी एग्जैक्टली, चंबियाली आई तो थिंक द मंडियाली रीजन, वैसे। द रीजन फ्रॉम वेयर कंगना रनावत कम्स, हाँ वो मंडी दे आर वेरी, और जो स्पेशली जो कंगना रनावत वाला जो रीजन है, दैट एंड जो डोगरी बोली जाती है वो तो बहुत ही सिमिलर है, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही सिमिलर है। एंड देयर इज अ गुड जोक आल्सो, आई थिंक समवन, आई थिंक माय सिस्टर ओनली वाज टेलिंग मी कि यार हम लोग बचपन में सुनते थे कि मतलब हमारे दादा दादी के टाइम पे ये लोग या तो कश्मीरी होते थे, नहीं तो ये सबको पंजाबी बोलते थे, अरे ये पंजाबी है, ये पंजाबी है। तो हम लोग बोलते थे यार तुम जनरलाइज क्यों करते हो कि पंजाबी है। नाउ वी गेट टू नो कि हाँ हो सकता है ना यार, क्योंकि कश्मीर के नीचे तो हिमाचल, हरियाणा, पंजाब है और वहां की बोलियां इतनी सिमिलर हैं कि यार किसी कश्मीरी को टू दैट एयर इट विल साउंड द सेम, तो वो बोलेंगे हाँ ये तो पंजाबी है। अनट्रेन्ड एयर जैसे आइदर यू आर पंजाबी और यू आर मद्रासी। वो तो खैर एक बड़ा पॉपुलर जोक होता था ना कि नागपुर के नीचे सब साउथ इंडियंस हैं और नागपुर के ऊपर सब पंजाबी हैं। एग्जैक्ट, तो वो वाला हाल तो सब जगह ही था। खैर इवन बंगाल में आपको ऐसा सुनता है कि बंगाल के पश्चिम में सब हिंदुस्तानी, हाँ सब हिंदुस्तानी फ्लैट, चाहे वो गुजराती हो वो भी हिंदुस्तानी, और वो बाहर का है, बाहर का है। एनीवे ये तो बड़ी मतलब ये कल्चरल बड़ी मजेदार चीज है। बट आप ये सोचें कि कल्चरली इतनी एसिमिलेशन थी। जब जम्मू के राजा की चंबा की राजकुमारी से शादी हुई थी तो दहेज में चंबा ने एक क्षेत्र दिया जिसको आज पड्डर मछैल के नाम से जाना जाता है। और मछैल माता की यात्रा तो इतनी मशहूर है क्योंकि जनरल जोरावर सिंह कलूरिया जो थे उन्होंने मन्नत मांगी थी मछैल माता से, जो बेसिकली चंडी का रूप मानी जाती है, कि अगर आपने मेरी ये जो स्पेशली ये गिलगित वाली जो गिलगित करदू और लेह की जो लड़ाइयां थी इनमें हमें विजय दिलाओगे तो आपका मैं मंदिर बनवाऊंगा और अच्छे से। तो आज जो आपको चित्रकारी वाला जो मंदिर मछैल माता का दिखता है ना, वो असल में जोरावर सिंह का बनवाया हुआ है क्योंकि उनकी मन्नत पूरी हुई थी। राइट। तो जोरावर सिंह जी तो बहुत मानते थे उनको। जोरावर सिंह पे तो एक अलग पॉडकास्ट हो सकता है। अरे बहुत लंबी कहानी है वो तो। एक मैं आपको और मजेदार बताता हूँ कैसे कल्चरली है। किश्तवाड़ में सारथल माता की जो मूर्ति है, अच्छा ये मैंने बात थोड़ा पढ़ने के बाद मैं बड़े रीजनेबली कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, जो मूर्ति है वो अष्टादश भुजा देवी की है। वो अष्टादश भुजा देवी की मूर्ति है जो शारिका देवी के मंदिर से लाई गई है कश्मीर से 11वीं सदी में, क्योंकि उस समय जो उत्पाद मचा हुआ था कश्मीर वैली में, तो उग्रसेन जो किश्तवाड़ के राजा थे उनको लगा कि मैं बचा लेता हूँ किस तरह मूर्ति को। ही वॉज अ फ्यूडेटरी टू दैट देन दरबार, बट वो दरबार छोड़ के वो मूर्ति शारिका देवी की लेके आते हैं और यहाँ पे वो स्थापित करते हैं। राइट। अब तो मूर्ति फिर से आई गई है। हाँ वो तो शारदा देवी की है, मैं शारिका देवी जिनके नाम पे बेसिकली श्रीनगर का नाम पड़ता है। अच्छा। चक्रेश्वरी महारानी के नाम पे। राइट। तो खैर मेरी बेटी का नाम भी शारिका इसलिए मुझे बहुत पता है। तो मतलब मेरी बेटी तो फुल सिंथेसिस है दैट जेएनके की, पठानिया भी और शारिका भी है। दे हैव टू कैरी द लेगेसी। हाँ बिल्कुल, किसी को तो लेकर चलना है। हाँ बट ये बात है कि अब वो मूर्ति देखिए, और अच्छा एक मान्यता कश्मीरी पंडितों की मुझे पता चली बाद में, कईयों में मानी जाती है कि शारिका माता जो है वो कुछ समय के लिए गुप्त अंतर्ध्यान में चली जाती हैं, वो सारथल जाती हैं। ओके। ये एक मान्यता है कुछ कश्मीरी पंडित। सारथल किश्तवाड़ में, चिनाब वैली। अच्छा बहुत कश्मीरी पंडित चिनाब वैली में ओवर द सेंचुरी सेटल हुए हैं। उसका बड़ा अच्छा एग्जांपल एक नेता है आजकल के जिनका नाम है रविंदर रैना। राइट। वो कश्मीरी नहीं है, लोगों को ये ध्यान नहीं होता, मतलब सरनेम रैना है बट ही इज नॉट एग्जैक्टली कश्मीरी दैट वे। सो ये चीज, और उनके बढ़िया मीम्स आते हैं। अरे भाई तो एपिक मीम्स आते हैं, बड़े अच्छे इंटेंशन के आदमी है। खैर वो अलग कहानी है, वो मुझे लगता है उनकी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो, बट वो मतलब मीम्स तो ज्यादा ही हो गए। तो डरना नहीं है। तो डरना नहीं है, और वो साइलेंट होके भागते रहते हैं, बड़ा फनी लगता है मुझे। बट खैर क्या बोले, बट मतलब अच्छी नीयत के आदमी लगते हैं मुझे, मजबूरियों से बंधे हुए और जो हाल है वहां पे। खैर नहीं हो, बट अब ये देखिए कल्चरल कैसे कंटिन्यूटी बनी हुई है पूरी क्षेत्र की। आप कश्मीर की मूर्ति, आपकी एक मान्यता है कि कश्मीर की देवी वहां जाके निवास कर रही है कुछ समय के लिए। आप अमरनाथ, आप जब माता की बात करते हैं तो वैष्णो देवी की दर्शन के लिए आपको बहुत कम लोगों को ये बात पता है, गुरु गोबिंद सिंह जी भी आए हुए दर्शन करने माता वैष्णो देवी के। ये जम्मू के रिकॉर्ड्स में, जब राजा रंजीत सिंह देव का राज था जम्मू में, जिसको गोल्डन ईरा ऑफ जम्मू भी माना जाता था एक जमाने में, क्योंकि देव डायनेस्टी का टाइम था पीक, और उसके बाद खत्म हो जाता है, और फिर उसके 100 साल बाद जमवाल आते हैं बेसिकली एक तरह से, जो उन्हीं की एक शाखा थी देव की। तो उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी जो दशम पिता हैं सिखों के,
जिनकी वजह से खालसा पंथ की स्थापना हुई, वो तक दर्शन करने आए हुए हैं, कल्चरल कंटिन्यूटी क्यों नहीं है? और ये कल्चरल कंटिन्यूटी ऐसी है जो भुलाई गई है, जिसको दबाया गया है जान के, मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि हमें सबको अलग अलग दिखाना है। आज की डेट में जब मैंने हिमाचल के बारे में बात करी, फिर मेरे को बहुत लोगों ने बताया, कई बच्चों ने भी मेरे से संपर्क किया, उन्होंने बोला सर हमारी ना गर्लफ्रेंड है, वो ऊना की है, मैं जम्मू से हूँ। बोलता हमको तो लगता ही नहीं कि हम अलग भाषा बोलते हैं। ऊना जम्मू में फिजिकली कितना डिस्टेंस है, सोचने वाली बात है। लेकिन है। अब लोगों को एटलीस्ट मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बात आई है कि चलो कम से कम कुछ समझ आए कि ये क्यों है। लोग तो ये भी नहीं समझे थे कि क्यों है, बोलते अरे ये बड़ी अजीब बात है। वो भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच लेते हैं फॉर अ चेंज। कल्चरल समझते हैं क्या, मतलब it will for them it will start as a intercaste thing, but then they'll realize there is no intercaste. There is nothing like that. There is no regional disparity. मतलब मैं तो इस बात से हैरान होता हूँ कि लोगों को रियलाइज ही नहीं होता तब तक जब तक बोला ना जाए कि देखो ये आप लेक जिससे बोल रहे हो ना, क्यों बोल रहे हैं। You have to pinpoint to them कि यार ये देखो सिमिलैरिटी, तब उनका दिमाग खनकेगा। मैं जिस जगह से आता हूँ मूलतः, वो जगह बेसिकली जम्मू, पंजाब और हिमाचल का एक ट्राई जंक्शन बन जाता है। ऐसे हमारे लिए, हमारे यहाँ पे कांगड़ी नहीं बोली जाती थी ट्रेडिशनली, हमारे यहाँ पे डोगरी बोली जाती थी। अब कांगड़ी बोलने लगे, खैर, पर डोगरी और कांगड़ी में ज्यादा फर्क समझ करना नहीं पड़ता उनको, आराम से एक दूसरे को फॉलो कर लेते डिस्कशन में। भाई एक बड़ा पॉपुलर गाना मोहित चौहान ने बनाया था ना, माए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी, जम्मू कितनी दूर है। वो ओरिजिनल गाना तो यही है, जम्मू कितनी दूर है। और उसमें सुबाथू और चंबा की बात हो रही है, क्योंकि जम्मू, चंबा, मंडी, इन सब का आपस में बहुत पुराना रिश्ता रहा है। तो मतलब जब जम्मू के आप नृत्य देख लें, जम्मू की शैलियां देख लें, अच्छा पहनावा भी देखें, जम्मू, कांगड़ा, हरियाणा ट्रेडिशनल एकदम पहनावा। महिलाओं का पहनावा की बात कर लें तो जो घघरी पहनने का कल्चर था वो हमारे यहाँ भी चलता है, वो उधर भी है। पंजाब में भी औरतें, सिख औरतें आज भी पहनती हैं ट्रेडिशनली। अब तो खैर वो जैसे वो धोती की तरह बांधना शुरू किया, पर वो ट्रेडिशनली लहंगी घघरी पहनती थी वो भी। हरियाणा में अभी भी घघरियां पहनती हैं, दुपट्टा नियरली वैसे बांधा जाता है। पूजा जिन देवी देवताओं की ट्रेडिशनली रही है। खैर हरियाणा में बहुत चीजें इसलिए बदली क्योंकि आर्य समाज का बहुत प्रभाव आया लेटर इन द 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। बट जैसे कि अब बहुत कम लोगों को ध्यान होगा कि हिमाचल, हरियाणा के कुछ हिस्सों में और पंजाब का जो पुआड़ वाला ये क्षेत्र जो हरियाणा से लगता है, जो हिमाचल में भी थोड़ा आता है, पुआड़ी बोली वाला ये क्षेत्र जो आता है, उधर सांझी माता की पूजा करते हैं। अगर सांझी माता की पूजा किस लिए की जाती है? सांझी माता की पूजा बच्चों के पालन पोषण की जाती है। उसकी तिथि यूजुअली होली अष्टमी से मैच करती है। होली अष्टमी की पूजा जो होती है, इनफैक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में होती है। वहाँ बच्चों की मतलब क्या होते हैं, वेलबींग के लिए व्रत रखती है माताएं। तो कल्चरल कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं है। करवा चौथ जो लोग सोचते थे सिर्फ यूपी बिहार का फेस्टिवल है, रिसेंटली मुझे भी रियलाइज है पंजाब, जम्मू और हिमाचल में भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। लेकिन हमारे यहाँ पे गणेश पूजा के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट जम्मू में तो मनाते हैं डोगरे प्रॉपर, क्योंकि वो गणेश जी की पूजा करते हैं उस दिन। अब ये लोग भूल गए हैं कि वो चांद देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, पर वो चौथ है, वो चतुर्थी है। चतुर्थी हमेशा गणेश जी की पूजा का दिन होता है। राइट। ऐसी सकट चौथ होती है, संकष्टी मनाई जाती है। वो संकष्टी भी बच्चों के लिए हम जम्मू में मनाते हैं। वो तो पूरे नॉर्थ में वो संकष्टी रखी जाती है, किसी न किसी फॉर्म में। महाराष्ट्र तक संकष्टी रखी जाती है। एक षष्ठी का दिन आता है जब सब पूजा करते हैं। षष्ठी की पूजा कहाँ कहाँ होती है? बिहार में छठी के दिन षष्ठी की पूजा होती है। बंगाल में जमाई षष्ठी के नाम से षष्ठी की पूजा होती है। हमारे यहाँ भी एक छठी का दिन आता है जब पूजा करते हैं। कंटिन्यूटी कहाँ नहीं है फिर? तो स्कंद षष्ठी जाती है साउथ में। ये तो कल्चरल कंटिन्यूटी हो गई, ठीक है, इसमें तो देयर इज नो डिनायल, राइट। और ये इसलिए भी है क्योंकि लोग ऊपर से नीचे चलते रहे हैं, कॉन्स्टेंटली चलते रहे हैं। ये भी आप सोचिए, शंकराचार्य कश्मीर क्यों आते हैं? शारदा देवी का शारदा सर्वज्ञ पीठ क्यों आते हैं वो? क्योंकि अल्टीमेट स्कॉलर हब जो था उसको ही माना जाता था। वहां पे सिर्फ हिंदू नहीं होते थे, वहां पे बौद्ध भी होते थे, वहां जैन भी होते थे। आपके जो फिलोसफर्स जो होते थे, जो स्कॉलर्स होते थे, तो सिर्फ वो उनकी सिर्फ मात्र हिंदू पीठ नहीं थी वो। तो आप ये सोचिए, आदि शंकराचार्य ने सिर्फ हिंदुओं को, मतलब सिर्फ हिंदू कुछ संतों को नहीं हराया होगा उन्होंने शास्त्रार्थ में, उन्होंने बौद्धों और जैनों को भी हराया होगा शास्त्रार्थ में। ये बात का इंपोर्ट आप समझते हो तो मतलब शास्त्रार्थ कर रहे हैं आपस में सब लोग, राइट। और अच्छा
शारदा देवी जी का जो विग्रह उस समय है वो अगर आप ऐतिहासिक रूप में पढ़े तो काष्ठ का माना जाता है, लकड़ी का माना जाता था। और वो क्यों था, एक बार मेरे से किसी एक प्रोफेसर ने बात करी थी और मैंने एक चीज पॉइंट आउट करी, देख लकड़ी की का जो विग्रह होता है वो किन परिस्थितियों में आता है, उसके पीछे एक बड़ा अच्छा पौराणिक संवाद भी होता है कि कब आप किस धातु की या किस सब्सटेंस की मूर्ति बना सकते हैं, काष्ठ की बनानी है, पत्थर की बनानी है। तो शारदा देवी का जो पीठ था असल में वो एक यूनिवर्सिटी की तरह था, वो प्रॉपर मतलब दर्शन मंदिर नहीं था नेसेसरली। तो उनके ऊपर उस तरह के वो आगम नियम नहीं लगते थे कि आपको उत्सव मूर्ति भी रखनी है, आपको परमानेंट जो विग्रह होता है वो भी रखना है, इसीलिए काष्ठ की मूर्ति थी वहां। तो ऐसी चीजें जब आप सोचते हैं, और ये नियम भाई तो पूरे इंडिया में चलते हैं, उत्सव मूर्ति का कॉन्सेप्ट सब जगह होता है। फिलोसॉफिकल कंटिन्यूटी इन दिस कंट्री इज अमेजिंग, और लोग रियलाइज ही नहीं करते हैं इस बात को, और छेड़ो भी तो भी लोगों के बात मतलब वो कंसेप्चुअलाइज करने में बहुत मुश्किल होती है उनको। मैं तो इस बात से बहुत हैरान होता हूँ। आई थिंक जिन बंदों की थोड़ी बहुत भी इंक्लिनेशन है, इफ यू पॉइंटेड आउट टू देम दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट अदरवाइज इट विल बी लाइक अब बिहू का मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। बिहू क्या है, जिस दिन बिहू होता है उस दिन केरला में विशु होता है। अरे अब फिर ऐसे तो बहुत उस सारे दिन बैसाखी भी होती है बाय द वे, उसी दिन बैसाखी होती है। जिस दिन हमारा कश्मीरियों में नवरे होता है उस दिन नवरोज भी होता है। एग्जैक्टली। इफ वी गो बैक टू ऑल दैट देन तो इट विल बी विल फाइंड लिंकेजेस टू ईरान आल्सो। एग्जैक्टली, वो तो है ही ना, इट्स द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर ना, और ये सोलर ईयर है बाय द वे, इट्स नॉट अ सोली लूनर ईयर जो अदरवाइज ट्रेडिशनली पंचांग पे चलता है, इट्स अ सोलर ईयर। तो ये कंटिन्यूटी जब बताओ लोगों को तो है ऐसे हो जाते हैं। मैं थोड़ा मतलब मेरे को बड़ा विचित्र लोग ऐसे हो जाते हैं ना कि अच्छा हाँ ऐसा होता है, हाँ, ठीक है आई विल गो बैक टू माय रील्स नाउ। हाँ बस प्रॉब्लम ये है ना, हम लोग रील्स में फंसे सुन लिया बट कुछ एब्जॉर्ब किया नहीं, क्या वो कुछ ऐसा सीन नहीं है। अब लोग अब ये सोचिए आप, शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य पीठ होती है इस देश में। आदि शंकराचार्य जी ने कुछ सोचा था, तभी उन्होंने ये प्रावधान रखा कि बद्रीनाथ पीठ, बद्री पीठ में जो बैठेंगे वो केरल के गांव से आएंगे। एग्जैक्टली। कभी किसी ने सोची ये बात? What is the logic or science behind it? मतलब ये भारत की एकता I का got to प्रमाण know है। it from one of the ये talks भारत की एकता का प्रमाण है। उस समय भारत एक माना जाता था सांस्कृतिक रूप से, ये उसका प्रमाण है। रीजनलिज्म नहीं था। इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी, आप ये सोचिए शंकर पीठ तो थी, दशनामी अखाड़े दशनामी संप्रदाय अपने साधुओं के उन्होंने स्थापित किए थे ना, सन्यासियों के। और दशनामी अखाड़ा ऐसा, दशनामी अखाड़े ऐसे होते हैं जो शस्त्र भी उठाते। किसी ने कभी सोचा ये? किसी को दूर अंदेशा था कि कोई ऐसी समस्या आएगी इस देश पे जहां पे सांस्कृतिक धरोहर के लिए हमें हथियार उठाना पड़ेगा? या तो दूरदर्शी थे ही, उसका मतलब शस्त्र के साथ शास्त्र का ज्ञान दोनों चल रहा है। जो आजकल हम इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय की बात करते रहते हैं ना, ये असली इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय हुड है कि आपने शास्त्र तो करा ही करा, आपने शस्त्र के लिए भी प्रावधान कर दिया साथ साथ, इन इट्स ट्रू एसेंस। बिल्कुल। अब अगर आप, अब ये मेरा मानना है और मैंने कुछ एकेडमिक वर्क्स पढ़े तो इसलिए मुझे भी लगता है, अगर आप सिख संप्रदाय को देखें और उनकी जो प्रैक्टिसेस देखें, वो एक्चुअली क्षत्रिय प्रैक्टिसेस को ही रेप्लिकेट करने की कोशिश हुई थी। खालसा पंथ के रेफरेंस में बोल रहा हूँ, भक्ति पाठ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो शस्त्र लेके चलते हैं। क्योंकि नंदेड़, हजूर साहब नंदेड़ जो इनका सब 5वां तख्त है जिसे बोलते हैं, जो महाराष्ट्र में है, उसमें कई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आपका बहुत गुरुद्वारा 99% गुरुद्वारों में नहीं देखेगी आज की डेट में। जैसे कि गुरु आरती करना, थाली लगा के बाकायदा दीपक जला के आरती हो रही है। और ये वैसे निहंग करते हैं, भाई दवे निहंग अभी भी करते हैं। दूसरा पशु बलि, रीसेंट वीडियोस में तो ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखता, कोई दिखाएगा नहीं। या उदासी भी बाय द वे आरती करते हैं। या दैट तो इज दैट इज क्लियर, जैसे बोलते हैं ना आकाश की आरती करते हैं, आकाश रूप की आरती करते हैं, पर आरती वो भी करते दिए जला के। आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा कभी, आराम से आप देखना, आप खुद मतलब थोड़ा हैरान ही हो जाओगे। खैर मुझे, और उसमें आप शाक्त का बहुत भारी प्रभाव भी देखते हैं, उनके परंपराओं में शाक्त का बहुत भारी प्रभाव भी देखते हैं। अब जैसे
भगवती की बात करते हैं दशम पिताजी के लेखों में, तो भगवती जो है वो बोलते हैं कि वो तलवार की बात करें, तलवार से शक्ति ले रहे हैं। अच्छा, तलवार में भगवती का जो तलवार का जो महिमा मंडन है वो अपना दुर्गा सप्तशती में भी आता है भाई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो उनकी जो मूल प्रैक्टिसेस थी, खासतौर पे शाक्त प्रैक्टिसेस थी, उसका भी एक इन्फ्लुएंस रहा है इन हाउ सर्टन प्रैक्टिसेस गॉट पिक्ड अप, से विद रिस्पेक्ट टू, जैसे अगर आपने कभी चंडी दीवार सुना हो, या आपने मतलब 24 अवतार सुने हो, तो वो बहुत उसमें शाक्त परंपरा से जैसे कोई कथा बताई जा रही हो उस तरह लगती है। 24 अवतार में राम कृष्ण की भी बात आती है, खैर, बट आपको दिखता है, वो आपको इन्फ्लुएंस दिखता है। और अगर जो कश्मीरी ट्रेडिशन, रिलीजियस ट्रेडिशंस के जो स्कॉलर्स हैं, अगर आप उनसे डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट आउट करेंगे आपको ये। मैं एक चीज उसमें पूछने वाला था कि वो जो 5K वाला फंडा है खालसा में, इज दैट व्हाट दे क्लेम, इज दैट इट इज, और इज इट समथिंग एल्स? अब ये थोड़ा सा ना ग्रे एरिया बन जाता है, एंड I have reason to believe that it was getting practiced in some form. Whether they were able to say कि ये 100% है या नहीं है, उस पे स्कॉलर्स डिवाइडेड रहे हैं। मेरा मानना है कि probably it had been institutionalized by Guru Gobind Singh Ji himself at some stage. Whether it was at the Anandpur Sahib Baisakhi Mela or not is something that I have not read enough, honestly, इस पे मैं ये बोलूंगा। बट जो मुझे समझ आता है कि इंस्टीट्यूशनलाइज उनके देहांत तक हो गया था शायद, और वो लेकिन मोर इन द सेंस ऑफ मिलिट्री हुआ था, कि वो जो उनके जो सिपाही थे उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए पहले किया गया। तो अपने आप को आजकल वो संत सिपाही भी जैसे कई लोग बोलते हैं, तो उसका रीजन ये भी आता है कि वो प्रॉब्ली इट वाज लाइक अ फोर्स दैट वुड फाइट टिल द वेरी एंड। अच्छा, केसरिया बाना पहन के लड़ना तो राजपूतों में भी रहा है भाई। जब वो जैसे बोलते हैं ना, जिसका इक्विवेलेंट जापानीज में कामिकाजी बोला जाता था, फाइटिंग टिल द वेरी एंड, चाहे आखिरी आदमी तक लड़ना है, कामिकाजी कल्चर, वो कल्चर इट इज ग्लोरीफाइड इवन इन राजपूत। और उसका ही एक रीजन है जिसकी वजह से आपका जौहड़ की प्रथा थी, हम अपनी शर्तों पे मरेंगे कुछ भी हो। तो वो इन्फ्लुएंसेस आपको दिखते हैं बहुत क्लियरली। राजपूतों का सिखों पे इन्फ्लुएंस तो काफी था भी साथ में, कश्मीरी पंडितों के अलावा, स्पेशली जैसे जोधपुर के राजा थे या जयपुर के राजा थे, दे हैड अ वेरी काइंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द सिख गुरुज, एंड काफी ओकेजन्स पे उन्होंने उनको शील्ड भी किया है फ्रॉम द मुगल एट्रोसिटीज। बट कभी कभी ऐसा होता था जब वो बिल्कुल उनके भी गज की बात नहीं रहती थी, बट जहां तक वो कर सकते थे। इनफैक्ट शस्त्र विद्या जो है राजपूतों से सिखों को हुई है। हाँ, वो तो क्लियर है। वो I think there were two brothers who taught जो one of the gurus. राठौड़ राजपूतों से गई है, हाँ, उधर अपने जोधपुर के हरगोबिंद सिंह। अच्छा, हरगोबिंद जी जो थे वो पहले थे जिन्होंने एक तरह से शस्त्र उठाया था, और वो उसके बाद से ही वो एक मिलिट्री ट्रेडिशन शुरू होता है। सो इट्स वेरी, तो मतलब मिलिट्री ट्रेडिशन था किसी न किसी फॉर्म में, मैं ये मानता हूँ। Whether it was to apply to the whole community or not, ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा ग्रे एरिया लगता है, क्योंकि इसमें स्कॉलर्स बहुत डिवाइडेड रहे हैं। उन्होंने शायद सभी अपने फॉलोअर्स को तब तक नहीं बोला था नेसेसरली, और बट इट डिड बिकम अ रियल थिंग। एंड फ्रैंकली उस टाइम तक हिंदू सिख ऐसे कोई फर्क कोई कर नहीं रहा था, इवन टिल द 1900 तक तो कुछ फर्क नहीं आ रहा था नेसेसरली नंबर्स में, क्योंकि आई डोंट थिंक पीपल हैड दैट कंसेप्शन कि ये है क्या, आप कहना क्या चाह रहे हो। अच्छा, ये चीज आपको सोचनी चाहिए, द वर्ड हिंदू इन टर्म्स ऑफ अ सेंसस काउंट इज अ वेरी रीसेंट थिंग इन दैट सेंस, और इज एन एलियन थिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो उस टाइम पे थे। 17th सेंचुरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखा गया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो बेसिकली सर्व सिद्धांत संग्रह आई थिंक, वो श्रृंगेरी में लिखा गया था, शंकराचार्य द्वारा गाइडेड था। उसमें 16 फिलॉसफीज की बात होती है जो उस समय मानी जाती है। उसमें बौद्ध भी मानी गई, जबकि बौद्ध खत्म हो चुकी थी। अच्छा, उसमें क्या नहीं रखा गया, उसमें इस्लाम नहीं रखा गया था।
वॉज इट अ कॉन्शियस डिसीजन? आई डोंट नो. नहीं रखा गया था. नहीं था उस सर्व सिद्धांत संग्रह में, वो नहीं है. अच्छा, उसमें सिख का भी कोई वर्णन नहीं है उस टाइम पे. खैर 15, 16, 17 से कोई फॉर्मुलाइजेशन हुई नहीं थी ऐसा बोला जाए तो आई कैन अंडरस्टैंड, मे बी दैट्स व्हाई इट्स नॉट कंसिडर्ड. बट अब ये देखिए कि अगर आप वो पढ़ते हैं टेक्स्ट, प्रीटी मच एवरीथिंग फॉल्स बैक इनटू दैट वेरी 16 का जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्कशन है, उसका एनालिसिस है, तर्क वितर्क किया गया है, वो सब उसमें डिस्कस हो रखा है. तो लेकिन उसमें किसी को बाहर बोला गया नेसेसरली, या कहीं पे हिंदू शब्द यूज नहीं हुआ ऐसे. द ट्रेडिशन वॉज देयर. वॉज इट कॉल्ड हिंदू और नॉट इज अ डिफरेंट थिंग. तो जब सो इट्स अ वेरी विशियस आर्ग्यूमेंट जब बोलते हैं हिंदुइज्म डिडंट एग्जिस्ट इन द 19th century, बिकॉज दे आर बीइंग वेरी क्लेवर अबाउट इट. वो हिंदू शब्द को रेफरेंस करके बोल, क्योंकि उनको पता है कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है हमारे पास. रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है. वो ये नहीं बोल. अच्छा, ये हमारे यहाँ पे किससे फर्क करते थे? आस्तिक नास्तिक. आस्तिक नास्तिक किस लिए फर्क होता है? आस्तिक होता है जब वेदों में विश्वास होता है, वेद श्रुति स्मृति, मतलब जैसे होता है प्रस्थान त्रयी में आप अपना सुदृढ़ विश्वास रखते हैं. प्रस्थान त्रयी, बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता प्रस्थान त्रयी क्या होती है. मतलब कुछ अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा बुरा लगता है क्योंकि मतलब आई एम नॉट, मतलब कैसे बोलूं, मैं जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन प्रस्थान त्रयी तो ऐसा जो हर ब्राह्मण जो जनेऊधारी है उसको पता होना चाहिए. आज धारा नहीं है. हाँ, क्या है? प्रस्थान त्रयी का मतलब होता है बेसिकली ये 3 आपके जो सेट ऑफ टेक्स्ट होते हैं जो आपके सारे दर्शन का संग्रह होते हैं. उसमें वेद होते हैं, उसमें आपके पुराण होते हैं, वेद उपनिषद पुराण और गीता. गीता कौन सी है वो अलग अपने में विषय है, बड़ा मजेदार. तो जैसे अब लोगों को ये नहीं पता, शायद कम से कम 16 गीताएं हैं. श्रीमद् भागवत गीता सर्वोच्च मानी जाती है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसी गीता है जो मतलब मुझे लगता है किसी भी संप्रदाय के लिए है वो, क्योंकि वो ऐसी निर्मित हुई या ऐसी मुखवाक से निकली कि वो सारे दर्शनों का सार है. अच्छा, एक बड़ा अच्छा श्लोक आता है ना, सर्वोपनिषदो गाव दुग्धा गोपाल वर्धन पार्थो सुक्तम सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम. सारे उपनिषदों का सार है. अच्छा, उपनिषद जो है हर संप्रदाय ने अपने तरीके से भी देखे. एक गीता का संग्रह, और गीता पे तो मतलब सैकड़ों कमेंट्रीज हिस्ट्री में लिखी गई हैं. एक तो इनफैक्ट कश्मीर में भी लिखी गई थी, गीतार संग्रह उत्पल देव द्वारा. उत्पल देव कितने बड़े, मतलब अभिनव गुप्त के बाद दूसरा नाम उन्हीं का आता है कश्मीर शैव परंपरा में. तो उन्होंने अद्वैत, शुद्ध अद्वैतवाद के पर्सपेक्टिव से लिखी वो कमेंट्री करी थी. जैसे रामानुज की एक कमेंट्री आती है, शंकर भाष्य आता है, मध्व भाष्य भी आता है. मध्व जो होते हैं वो तो वो द्वैतवादी है, वो अद्वैतवादी नहीं है. अब वो भी खैर बड़ा लंबा डिस्कशन है. बट आप ये सोचिए, सो मेनी थिंग्स, हम लोग इन चीजों को, तो ये गीता आपके संप्रदाय के अनुसार वेद उपनिषद एक साथ रखे गए और पुराण एक तरफ रखे गए. ये प्रस्थान त्रयी कही जाती है. सही है. तो ये बेसिकली ये आपके दर्शन का संग्रह है. इसमें आपको बात करनी है. अब ये अनफॉर्चुनेटली जो है ये बहुत लोगों को नहीं पता है. अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मतलब रील्स में ही सब चल रहा है. मैं तो चाहूंगा कोई रील्स में बोल दे कि भाई प्रस्थान त्रयी के बारे में बात करो. और ये प्रस्थान त्रयी पूरे भारत के ब्राह्मणों के लिए, भाई देवे, सबके लिए आश्रित, सबके लिए इंपॉर्टेंट है. आप किसी भी संप्रदाय के ब्राह्मण में चले जाओ, आप किसी भी तरह के ब्राह्मण के चले जाओ, सरयू परिन हो, मध्वा हो, अपना ये सारस्वत हो, गौड़ सारस्वत हो, सबके पास प्रस्थान त्रयी का कोई ना कोई एक रूप रहता है करने का, फॉलो करने का. तो इट्स जस्ट अमेजिंग. अब अनफॉर्चुनेटली कई जगहों पे जैसे पंजाब में हो, एंड पंजाब एंड कश्मीर एक्चुअली दैट में बहुत सिमिलैरिटीज है, इवन इन द रप्चर दैट हैज हैपेंड कश्मीर वैली और पंजाब में. तो बहुत सारी जो लिटर्जिक प्रैक्टिसेस हैं वो ऑलमोस्ट गायब हो चुकी हैं आज की डेट में. तो अब वो जो एकदम ट्रेडिशनली होल्ड ऑन करने वाले हैं वो बहुत कम रह गए. उसके पीछे बहुत मजबूरियां भी हैं लोगों की, मैं मानता हूँ, एंड इट वाज नॉट इजी. अनफॉर्चुनेटली सम थिंग्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट, सर्वाइवल बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन holding on to practices. So it's not, I'm not surprised by that, but I wish people did more research and tried to revive some of that. जैसे एक हमारे भारद्वाज जी हैं जो वेद परंपरा को रिवाइव करने की कोशिश करें, वो भी शांखायन उपशाखा को, यजुर्वेद की, if I'm not mistaken. तो उनका यहाँ हरियाणा में ही उनका एक गुरुकुल चलता है वो मूलतः साउथ इंडिया के. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. तो कोई शायद
कल को आए, मैं तो प्रार्थना करता हूँ आए, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को रिवाइव करे। So this marks the end of the first part of our conversation with Rohit Padhania ji. Stay tuned for the next one. Thank you.